अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे हम लोग जो पीपीटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गवर्नमेंट के अलग अलग गवर्नमेंट की हमने परफॉर्मेंस देखी थी 5-5 सालों की। उसके बाद हमने नीति आयोग टॉपिक क्यों चूज किया है। बेसिकली नीति आयोग एक मॉडर्न नाम है और पुराना नाम है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन पढ़ेंगे, नीति आयोग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ नीति आयोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके प्रेजेंट मेंबर पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ऐसे करके सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन समझ लेते हैं। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्म किया गया था। प्लानिंग कमीशन या पंचवर्षीय योजना का आइडिया हमें कहां से मिला था, कोई बता सकता है? देखिए, प्लानिंग कमीशन का आइडिया हमें मिला था यूएसएसआर से। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था और चाइना भी एक कम्युनिस्ट है। चाइना में माओ जेडोंग, जिनको कहते हैं माओ जेडोंग, इन्होंने काफी ग्रोथ करी। माओ ने काफी ग्रोथ करी थी। उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया था, उन्हीं ने वहां पे राजशाही को खत्म करके और कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी। और उसी तरह से रशिया में जार का शासन था। रशिया जो था वहां पे जार, एक राजा, वहां के राजा को जार बोलते थे, तो वहां पे जार का शासन था। उनका पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था। लेनिन ने वहां पे क्रांति लाई और क्रांति लाने के बाद जार के शासन का अंत हुआ। सर वो जार निकोलस सेकंड उसका नाम था, लास्ट रूलर था रशिया का। सर जब वहाँ पे रशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो असल में रशिया, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1917 में, तो वहाँ पे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, व्लादिमीर लेनिन ने स्टार्ट किया था। यस सर। तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, वहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी इतनी क्राइसिस बढ़ गई थी कि लोग ना वहाँ लूटने लगे थे, हर तरह लूटपाट मच गई थी। तो वहाँ के राजा ने जब आर्मी भेजी वहाँ के लोगों को रोकने के लिए, तो वहाँ की आर्मी ने मना कर दिया कि ये लोग कोई लुटेरे नहीं है, ये लोग केवल आम लोग हैं जो खाना चाहते हैं। इसकी वजह से वहाँ की आर्मी ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वो लोग लेनिन के साथ आ गए। उसके बाद उन्होंने उसको हटा दिया, जार निकोलस को। लेनिन के हाथ में सत्ता आई, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? के बाद उन्होंने अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग कर लिया। वो जर्मनी के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने उसको अपने आप वहां से अलग कर लिया। ये बहुत अच्छा काम किया रशिया ने, क्योंकि रशिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री बन चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने लड़ाई झगड़े में वेस्ट नहीं किए, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम उन्होंने पूरा ग्रोथ में कॉन्सेंट्रेट किया। जार के शासन का अंत हो गया था और उसके बाद पूरी इकोनॉमी जो है उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो लेनिन ने अपने आप को अलग किया वर्ल्ड वॉर से। फिर उसके बाद उन्होंने उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, उसकी वजह से जर्मनी भी हार गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले लोगों को बता दें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ये मेन पावर थी। ये दो मेन पावर एक साथ थी, और जर्मनी, रशिया और चाइना, जापान, ये एक साथ लड़ रहे थे। इटली भी था सर। हाँ, इटली भी था। मतलब मेन पावर जर्मनी और रशिया थे। तो लेकिन जब एक सबसे मतलब एक तरह से पावरफुल साथी छूट गया, तो आगे चल के इटली, जर्मनी और जापान ये हार गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए। उसके बाद क्या हुआ, लेनिन के बाद सत्ता आ गई स्टालिन के, जोसेफ स्टालिन के हाथ में। जोसेफ स्टालिन जो वो भी एक तरह से लेनिन का साथी था, और जोसेफ स्टालिन के हाथ में सत्ता आई। और जोसेफ स्टालिन ने फिर अगले काफी लंबे समय तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक जो है शासन किया रशिया पे। और जोसेफ स्टालिन ने पहले तो अच्छे से चलाना शुरू किया, फिर धीरे 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 वो क्रूर होता गया और डिक्टेट करता गया। वो डिक्टेटर बन गया आगे चल के। इतनी पावर आ गई इसके पास, सारे डिसीजन पूरे रशिया के वो जोसेफ स्टालिन ले रहा था। जोसेफ स्टालिन ने ग्रोथ करने के लिए बनाया 5 ईयर प्लान, 5-5 साल के प्लान बनाए। और 5 ईयर प्लान की बदौलत 25 सालों के अंदर रशिया जो है, जो यूएसएसआर कहलाता था, यूएसएसआर दुनिया की सुप्रीम पावर बन गया एक तरह से, और बहुत पावरफुल हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ और जर्मनी ने गलती से रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, जर्मनी ने सबको पीट दिया था, फ्रांस को, ब्रिटेन को, सबको बर्बाद कर दिया था। ये लगभग हार चुके थे। लेकिन जर्मनी ने गलती क्या कर दी, वो रशिया के ऊपर कूद गया बेमतलब में, और अमेरिका के ऊपर जापान कूद गया। अमेरिका भी बाहर था वर्ल्ड वॉर से, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर से, और ना ही रशिया का लेना देना था। तो इसीलिए ये दोनों कंट्री जो थी बहुत पावरफुल भी हो गई थी और बहुत स्ट्रांग थी। जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से
एक तरह से ये कहा जाता है कि जापान ने सोए हुए ड्रैगन को जगा दिया। पर्ल हार्बर पे उन्होंने 400-500 प्लेन भेज दिए, वहां पे भारी बम्बार्डिंग कर दी अमेरिका में, तो अमेरिका भी आ गया मैदान में। जर्मनी ने गलती क्या कर दी, जर्मनी की गलती कर दी कि वो रशिया में कूद गया जाके, जो कि जिसका लेना देना नहीं था वर्ल्ड वॉर से। तो वो वहां पे रशिया में उसकी सारी सेनाएं हार गई, क्योंकि वहां पे भयानक ठंड पड़ती है। साइबेरिया में माइनस में 40 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और उसके यहाँ के जो उसकी गाड़ियां थी, टैंक थे, उसके सबके अंदर के फ्यूल तक जम गए, इतनी ठंडी। और उनको प्रॉपर रसद नहीं मिल पाई, सप्लाई नहीं मिल पाई, उनकी सप्लाई चेन काट दी गई, और सारे सैनिक मतलब बिल्कुल बुरे हाल में चले गए, बर्बाद हो गई वो उनकी फौज। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो पावर निकली, अमेरिका और रशिया। रशिया ने क्या किया कि 5 ईयर प्लान को फॉलो किया। फिर उसी 5 ईयर प्लान को, क्योंकि पंडित नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उनको भी सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव था, मतलब वो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के थे। उनका भी मानना था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, और उस समय ये मजबूरी भी था, क्योंकि कैपिटलिस्ट उस समय हो नहीं सकता था, एंटरप्रेन्योर थे नहीं, बिजनेसमैन थे नहीं, तो गवर्नमेंट को ही सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह करना था। तो अगर सारा काम गवर्नमेंट को ही करना था, समाजवादी विचारधारा या समाजवादी कंसेप्ट पे ही सरकार को चलाया जा सकता था। तो पंडित नेहरू ने और इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट कहां से लिया था, यूएसएसआर से लिया था। और यूएसएसआर ने 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करके बहुत ग्रोथ करी थी, और वो बहुत पावरफुल भी बन गए थे। तो इंडिया ने सोचा हमको इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और आपको बता दें, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, असंवैधानिक निकाय एक तरह से बोल सकते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन का जिक्र नहीं किया गया है, पंडित नेहरू ने इसको अलग से बनाया था। तो विपक्षियों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे, हिंदुस्तान के देश के रिसोर्सेज को अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करने के लिए पंडित नेहरू ने प्लानिंग कमीशन बना दिया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही सारे फंड का एलोकेशन करता था, सारे प्लान बनाता था, स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन देता था, हर एक चीज यही करता था कि अब क्या होगा देश में, प्लानिंग कमीशन तय करता था। ठीक है, और इसका जिक्र कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। पंडित नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जिक्र था इसका, और बाद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसको खत्म कर दिया। उनका ये कहना है कि हमें इस तरह की संस्था नहीं चाहिए। प्लानिंग कमीशन ने बहुत लंबे समय तक काम किया, उसका फायदा भी हुआ देश को। तो ये प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट। अब आप लोग सोचोगे कि उस वाली स्लाइड से हम लोग ने इस स्लाइड में क्यों जंप करी, क्योंकि वो जो स्लाइड थी उसमें भी 5-5 साल में गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस दिखाया गया था, और वो जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस होता था उसका बेस होता था प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान। मतलब आपका 5 ईयर प्लान कितने अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, उसके बेस पे आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी। बात समझ में आई कि हम लोग उस टॉपिक से इस टॉपिक पे क्यों आए हैं। तो प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था, 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। पंडित नेहरू ने बनाया था इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। डायरेक्टली इसका जिक्र नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत हम लोग क्या बनाते थे, 5 ईयर प्लान बनाते थे। इसके बाद Why does India need a change from planning commission? मतलब अभी प्लानिंग कमीशन को खत्म कर मोदी जी ने नीति आयोग बना दिया। अब मुझे कोई बता सकता है कि जो प्लानिंग कमीशन इतने साल से चल रहा था, और मोन्टेक सिंह आहलूवालिया का नाम किसी ने सुना है? प्लानिंग कमीशन के वो उपाध्यक्ष थे। जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो प्लानिंग कमीशन का हेड होता था, और उपाध्यक्ष जो होता था वो मोन्टेक सिंह थे ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के समय। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। राहुल गांधी अपनी स्पीच में मोन्टेक सिंह का बहुत सारा नाम लेते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग क्यों बनाया गया होगा? किसी को हल्का फुल्का कुछ आइडिया? क्यों चेंज कर दिया मोदी जी ने? कि या इनको खाली कांग्रेस की हर चीज को बदलना ही है, कांग्रेस की हर चीज को बुरा ही साबित करना है, ये रीजन था? ज्यादा अच्छा काम करने के लिए बेटर सर, क्योंकि वो शायद इतना फ्रूटफुल नहीं था। आइए हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इंट्रोडक्शन टू नीति आयोग। नीति आयोग is formed via executive action by the Union Cabinet on January 1st, 2015। 2015 को कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने, कैबिनेट क्या होता है, बेंच ऑफ मिनिस्टर्स होता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उन्हीं को, उसी को कैबिनेट कहते हैं। मतलब जो सरकार चला रहे होते हैं उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं को मिला के कैबिनेट बनती है। कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने जनवरी 1st, 2015 को नीति आयोग के बारे में बात करी, उसको फॉर्म किया। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक टैंक पॉलिसी। देखिए, प्लानिंग कमीशन प्लान करता था, और यहाँ पे क्या होता है, ये एक थिंक टैंक है। वो प्लान बनाता था, फिर उसको एग्जीक्यूट कराता था। ये कोई प्लान नहीं बनाता है, ये क्या करता है, खाली थिंक टैंक है।
विचार विमर्श करता है और एक आपको आइडिया दे देता है। इट इज अ नॉन स्टेटरी बॉडी। द स्टेट एम फॉर नीति आयोग, द स्टेटेड एम फॉर नीति आयोग creation is to foster involvement and participation in the economic policy making process by the state government of India। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के ऑफिस में बैठ के कुछ लोग प्लान बनाते थे। कुछ लोग कौन? बड़े बड़े मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट, यही सब सारे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस लोग ये प्लान बनाते थे और फिर उसके बाद सारे स्टेट्स को उसको दे दिया जाता था, थोप दिया जाता था कि तुम्हें इसको फॉलो करना है। यानी कि ये टॉप डाउन अप्रोच था। बात समझिएगा, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ चलता था। टॉप डाउन अप्रोच मतलब जैसे ये पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड में ऊपर से इंस्ट्रक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको कहते हैं क्या? ये ऊपर टॉप हो गया, नीचे बॉटम हो गया, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसको दिया, पूरा ये आखिरी में कौन हो? बॉटम ऑफ द पिरामिड में कौन होता है? सोशल स्ट्रक्चर के सारी जनता। तो जनता तक उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी होगा वो पहुंच जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई प्लान दिल्ली के एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठ के बनाया जाए इस बारे में कि जो रेगिस्तान की जो मरुभूमि है उसमें क्या करना है, गुजरात में के जो कच्छ के रन है उसमें क्या करना है, आसाम के बंगाल में जो डेल्टा है उसमें क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए उसका, ये सारे के सारे प्लान ये कागजों में सोच समझ के दिल्ली में बैठ के ऑफिस में बनाते थे। ये तरीका अच्छा है कि खराब है? सर क्या उसमें अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स भी होते थे, मतलब रिलेटेड ना पर्सन्स? ना, मतलब ही नहीं है। तो फिर गलत है सर। सर फिर ये सही नहीं है। इन लोगों को सर जो जिस चीज को सफर करता है वो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस से उसको सॉल्व कर सकता है। क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं होता। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया कभी सुंदरवन डेल्टा में तो गए नहीं है, तो वहां पे सुंदरवन के लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको क्या पता? मॉन्टेक सिंह जाके कच्छ के रन में तो रहते नहीं है, मॉन्टेक सिंह जाके झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के गरीब गांवों में तो रहते नहीं है, क्या समस्या है उनको तो खाली आइडिया है। उन्होंने पढ़ाई करी है, लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दिया, डेटा उनको अवेलेबल कराया, लेकिन उनको ग्राउंड की चीजें नहीं पता है। अब आपको मैं बताऊं राहुल गांधी क्यों फेल हो गया, नरेंद्र मोदी क्यों सक्सेसफुल है? आप ही लोग बताइए क्या रीजन है इसका? क्या नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छी डिग्री है? क्या नरेंद्र मोदी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं? क्या उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? वो बहुत सारे विदेशी भाषाओं को जानकार हैं? ऐसा क्या है उनके पास? कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्री है, कोई डिप्लोमा कर रखा है उन्होंने? सर उन्होंने सफर किया है ये सब कुछ नॉर्मल लाइफ को, इस वजह से। हाँ, उन्होंने ग्राउंड से लेके ऊपर तक का सफर तय किया है, यानी कि और राहुल गांधी का क्या है? वो सीधे एक सिल्वर स्पून लेके पैदा हो गया ऊपर टॉप में। तो राहुल गांधी की अप्रोच कौन सी है? टॉप डाउन अप्रोच। और नरेंद्र मोदी की अप्रोच कौन सी है? बॉटम अप अप्रोच। हिसाब से देश का भले के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं और शायद आप और हम लोग जितना एफर्ट करते हैं अपने देश की अच्छी तरक्की के लिए, उससे वो 1000 गुना ज्यादा करते हैं। बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना कैपेसिटी है, कैलिबर है, जितनी नॉलेज है उतनी ही कर पाएंगे। तो उनकी जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन इनके पास जमीनी नॉलेज है। वो एक गांव में रहे, फिर उन्होंने चीजें देखी, धीरे धीरे बड़े हुए। ऑर्गेनाइजेशन में पहले वो झाड़ू लगाते थे, नाश्ता देते थे। आपने देखा होगा फोटोएं, अडवाणी को, सुषमा स्वराज को, अटल बिहारी वाजपेयी को नाश्ता दे रहे हैं, चाय सर्व कर रहे हैं, वो चाय देते थे, सफाई करते थे आरएसएस के ऑफिस में। पता है आप लोगों को? इतना ग्राउंड लेवल से इनको आइडिया है और धीरे धीरे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मतलब एक सबसे गरीब नागरिक से लेके और सर्वोच्च पद पर पहुंचने का पूरा सफर है। तो इसलिए उनको आइडिया है कि क्या करना है देश के लिए, क्या नहीं करना है। तो इसको कहते हैं बॉटम अप्रोच। तो नीति आयोग का जो प्लानिंग कमीशन का जो अप्रोच था वो टॉप डाउन अप्रोच था। प्लानिंग कमीशन का जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है। वो क्या करता है? वो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स है उनको भी शामिल करता है, उनके ओपिनियंस को भी लेता है और थिंक टैंक का काम करता है। प्लान नहीं बनाता है, खाली एक दिशा निर्देश बनाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। One of the important mandate of Niti Aayog is to bring cooperative, competitive federalism and to improve center-state relation। देखिए, to improve central-state relation, ये प्लानिंग कमीशन में नहीं था। मतलब ये क्या करते हैं? स्टेट को भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोऑपरेटिव, प्लानिंग कमीशन कोऑपरेटिव नहीं था, मतलब वो तो बना लेता था और ऑर्डर दे देता था कि इसको इम्प्लीमेंट करो। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, तो ये इस सिद्धांत पे काम करता है। बेसिक फीचर्स ऑफ नीति आयोग।
पहला पॉइंट, नीति आयोग बेसिकली रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखिए शुरुआती कहां से हो रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल। केंद्र सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है राज्य सरकार के बारे में, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज कौन सी होती है, यूटीज जिनको कहते हैं, इनको हिंदी में क्या, जिन्हें सेंट्रल कंट्रोल करता है, केंद्र शासित प्रदेश, जिनका डायरेक्टली कंट्रोल जो होता है वो वहां के राज्यपाल के पास होता है, राज्यपाल उसको कंट्रोल करता है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच द प्रीवियस प्लानिंग स्ट्रक्चर लैक्ड, ये चीज प्लानिंग कमीशन में नहीं थी, ठीक है। तो पहला बेसिक फीचर ये है कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को प्रायोरिटी देता है, इसी के हिसाब से प्लान बनाता है। प्लानिंग कमीशन पहले सेंटर के हिसाब से प्लान बनाता था, स्टेट्स के बारे में बाद में सोचता था, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही होता था कि स्टेट अच्छा करें, यूनियन टेरिटरीज अच्छा करें, लेकिन बैठ के केंद्र में प्लान बनाता था, सेंटर में दिल्ली में बैठ के प्लानिंग होती थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ कंट्रोलिंग सीट, इट इज गोइंग टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन कंट्रोल करता था, ऑर्डर पास कर देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्कशन होता है, कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। इस तरह से फिर वो पॉलिसी के लिए इनपुट्स देते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, करना नहीं है। ये थिंक टैंक है खाली। इनके ब्लॉक्स होते हैं, नीति ब्लॉक्स, ये पब्लिक के फोरम में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएं तो आप इनके ब्लॉग्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज उन्होंने करी, मतलब ओपन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल ओपन सारी पॉलिसीज होती हैं। आप जा रहे हैं उसमें देखिए, समझिए और उनको सजेशन भी दीजिए, और वो अपनी सारी चीजें, रिपोर्ट्स, सारी चीजें वो पब्लिश कर देते हैं, पब्लिक फोरम पे भी अवेलेबल रहता है। तो मेरे ख्याल से यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करें, टाइम भी आपका खत्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा लगा नीति आयोग के बारे में सीख के? ठीक है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।